तो देखे दोस्तों, अब जो है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या, अंतिम जो वीडियो थी टाइम एंड टेंस की 10वीं क्लास थी। अब जो है अपनी 11वीं कक्षा है। कौन सी 11वीं? अपन ने जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने पढ़ा था कि किसी भी सेंटेंस में यदि दो क्लाउज हो, कितने क्लाउज हो? दो क्लाउज हो, और सेंटेंस के बीच में क्या हो? WH वर्ड, कंजंक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे क्या हो? व्हाट हो, वेयर हो, वेयर हो, वाई हो, हाउ हो। तो उसके तुरंत बाद हम किसका प्रयोग करते हैं? सब्जेक्ट का। अगर WH फैमिली वर्ड्स के बाद में, तुरंत बाद में यदि एक्सिलरी वर्ब का हम प्रयोग करते हो तो गलत होगा। तो किसका प्रयोग होगा? सब्जेक्ट का। पूरी लास्ट वीडियो का सार यही है। अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल का ही प्रयोग करते हैं। कोई भी सेंटेंस है तो पहले हमें जैसे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये सभी प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। ये वर्ड आए तो ध्यान रखना किसका प्रयोग करना है? प्रेजेंट सिंपल का। 99% ये हैबिट को दर्शाते हैं। किसको दोस्तों? ऑलवेज मतलब हमेशा, यूजुअली, अक्सर। ऑलवेज का मतलब जानते हैं? हमेशा। यूजुअली अक्सर। नेवर कभी नहीं। सेल्डम का मतलब भी प्राय नहीं, कभी नहीं होता है। ओकेजनली अवसरिक, क्या होता है? अवसरिक मतलब किसी अवसर पर, जैसे होली पर, दिवाली पर। जैसे मैं अक्सर दिवाली पर मामा के यहाँ जाता हूँ, समझ गए? जनरली मतलब सामान्यतया, अक्सर भी बोल सकते। समटाइम्स मतलब कभी कभार। ऑफन, OFTEN वैसे बनता है ऑफ्टन, लेकिन इसको बोलने में क्या बोलते हैं? ऑफन। ऑफ इसमें लुप्त रहता है, तो क्या बनेगा दोस्तों? ऑफन। क्या है? ऑफन मतलब प्राय। ये शब्द आ जाए तो इनको हम कहाँ यूज करते हैं? एक्सिलरी वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। कहाँ करते हैं? एक्सिलरी वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। अगर इनको लास्ट में यूज करेंगे तो गलत होगा। अब देखो लास्ट में किनको यूज करते हैं? DAI, DAILY, डेली, एवरीडे या एवरी नाइट। एवरी मॉर्निंग होता है, एवरी इवनिंग हो। सब्जेक्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, एंड का मतलब एक्सिलरी वर्ब और एचवी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। दोनों एक ही बात है, चाहे कहो एक्सिलरी वर्ब चाहे कहो हेल्पिंग वर्ब, बात एक है। इसके बाद वर्ब प्लस अदर वर्ड, इनको बोलते हैं अपन एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद अपन बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोल देंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम अदर वर्ड के बाद में लिख सकते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे डेली, एवरीडे और एवरी नाइट। ये शब्द आ जाए तो इनको सेंटेंस के लास्ट में यूज करते हैं। अगर इनको शुरू में यूज कर लिया, सेंटेंस के बीच में यूज कर लिया तो क्या होगा? गलत। इनको कहां? लास्ट में यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब ये शब्द आ जाए तो इनको हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में करते हैं। अगर अंत में करेंगे तो क्या होगा? गलत होगा। जैसे एग्जांपल्स में आपको समझाता हूं। जैसे पहला एग्जांपल लिया हमने, क्या? सीता कम्स हियर ऑफन। सीता कम्स हियर ऑफन। अभी जैसे हमारे पहला एग्जांपल ये सही है गलत है? तो देखो दोस्तों, सीता कम्स हियर ऑफन मतलब सीता अक्सर यहाँ आती है। अब देखो हमें जो ऑफन वर्ड है ये कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच में। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैन वर्ब से पहले चाहिए ना। कहाँ चाहिए? मैन वर्ब से पहले ऑफन। तो देखो ऑफन इस लिस्ट में है तो ऑफन कहाँ होना चाहिए? यहाँ। और इसमें कहाँ दे रखा है? इसमें देखो यहाँ अंत में दे रखा है ऑफ्टन। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? कि ऑफन शब्द मैन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैन वर्ब से
करेंगे। कहाँ करेंगे? मैन वर्ब से पहले। तो इसमें मैन वर्ब क्या है? कम्स। क्या है दोस्तों? कम्स। तो ऑफन का प्रयोग दोस्तों कहाँ करेंगे? ऑफन का प्रयोग हमें करेंगे कम्स से पहले। किससे पहले? कम्स से पहले करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ये क्या है? गलत है। जैसे सही कैसे होगा? सीता ऑफन कम्स हियर। सीता ऑफन कम्स हियर। स्ट्रक्चर के अनुसार सीता है, सीता के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या आ जाएगा? सीधा ही ये वर्ड। उसके बाद वर्ब की, तो वर्ब इसमें कम्स है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या है दोस्तों? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो मुझे समझ में आ गया होगा पहले वाला। हेल्पिंग वर्ब के बाद में ये वर्ड यूज करना है, मैन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। बस इतना ध्यान रखो। ये वर्ड आए तो, अगर ये वर्ड आप में आते हैं किसी सेंटेंस के, तो क्या होगा? गलत होगा। बस इतना ध्यान रखना है। अब जैसे दूसरा लेते हैं, खुद ही बताइए आप। राधा goes to college. राधा goes to college every day. दूसरा लेते हैं, राधा every day goes to college. अब देखिए दोस्तों, इसमें सही है कौन सा? सही है कौन सा गलत? देखो, राधा गोज टू कॉलेज एवरीडे, तो एवरीडे इसमें अंत में आ रहा है और इसमें पहले आ रहा है सेकंड वाले में, तो सही कौन सा होगा? तो इसमें देखिए दोस्तों, सही पहले वाला सही होगा, दूसरे वाला गलत होगा। क्यों? मैंने लिखवा रखा है 3 शब्द, डेली, एवरीडे और एवरी नाइट आए तो क्या लगेंगे? बाकी के अंत में। और ये शब्दों की लिस्ट आएगी तो क्या लगेगी? बीच में। कहाँ? मैन वर्ब से पहले, मैन वर्ब से पहले। और इसमें एवरीडे को ही मैन वर्ब से पहले लगा रखा है, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है। पहले वाला दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में स्ट्रक्चर ऑलवेज, यूजुअली, नेवर, सेल्डम, ओकेजनली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन आए तो किससे पहले यूज करेंगे? मैन वर्ब से। किससे? मैन वर्ब से पहले। यदि आ गए डेली, एवरीडे और एवरी नाइट, तो कहां प्रयोग करेंगे? सेंटेंस के अंत में, सेंटेंस के अंत में। मुझे उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, बिना देरी के हम पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कौन से? कंडीशनल का मतलब समझते हो? कंडीशनल का मतलब समझते हो दोस्तों? कंडीशनल का मतलब ये होता है शर्त वाले वाक्य। कौन से? अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, यही का अपन पढ़ रहे हैं, है ना? और इसमें कौन सा पढ़ेंगे? कंडीशनल। ये अपन कॉमन एरर पढ़ रहे हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस कंडीशनल, कौन से? कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दो, एग्जाम में 90% यहीं से पूछा जाता है। 90% कंडीशनल सेंटेंस से ही पूछा जाता है। तो देखो, अब कंडीशनल कौन कौन सा होता है? बहुत सारे वर्ड होते हैं। इफ है, अनलेस है, अनटिल है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैं पहला प्रयोग आपको इफ का करवाता हूं दोस्तों। किसका? इफ का। जैसे इफ है, मान लीजिए, एक तो इफ क्लाउज हो गया, एक नॉन इफ क्लाउज। अब एक एग्जांपल लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक है? इसमें 3 कंडीशन होती है।
फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं आपको, इफ if you went to him, if he will come, ऐसे लिखते हैं, if he will come, he will come, if he will come, I will help him। जैसे ये है, अब देखो, अब समझ में, मैं समझा रहा हूं आपको। अपन क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशनल। कंडीशनल मतलब शर्त वाले वाक्य। अब देखो, अपने को कोई भी कंडीशनल सेंटेंस बोलना है तो हम ऐसे ही तो बोलेंगे, यदि वह आएगा। एक ही क्लॉज बोलेंगे तो पूरा नहीं होगा, ऐसा होगा, यदि वह आएगा, यदि वह पढ़ेगा, तो उसके आगे भी तो ऐसा सेंस निकल रहा है ना, कुछ हमें बोलना चाहिए। यदि वह पढ़ेगा तो पास होगा, यदि वह आएगा यहाँ पे तो उसकी सहायता की जाएगी, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो पास होगा। मतलब दो क्लॉज की, समझ में आ गया? इसमें देखो दो क्लॉज होते हैं, एक तो इस क्लॉज, जैसे इफ ही विल कम, मतलब यदि वह आएगा, आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करूंगा। तो ये क्या हो गया? इफ क्लॉज, यहां तक इफ क्लॉज हो गया। आगे नॉन इफ क्लॉज, क्या? नॉन इफ क्लॉज, मतलब इसके साथ में इफ नहीं लगा है। अब यहाँ पे दो क्लॉज हो गया, क्या हो गया? दो क्लॉज हो गया। सेंटेंस भले ही एक ही हो, सेंटेंस भले ही एक ही हो, लेकिन क्लॉज कितने? दो। एक इफ क्लॉज हो गया, यहाँ तक सेंटेंस खत्म है। उसके बाद ये कोमा दे दिया, यहाँ पे कोमा ही आएगा, भले चाहे ना आए, मॉडर्न इंग्लिश में ना आए। डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है, जहां पे दूसरा सब्जेक्ट लग गया वहां से दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया, दूसरा क्लॉज स्टार्ट हो गया। अब यहां तक एक सेंटेंस है, क्लॉज दो, यहां इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ ही विल कम, ये इसे बोलेंगे इफ क्लॉज। एक होता है नॉन इफ क्लॉज, क्या होता है? नॉन इफ क्लॉज। ये नॉन इफ क्लॉज हो गया। या फिर ऐसा आता, आई विल हेल्प हिम इफ he will come, तो इसमें इफ क्लॉज कौन सा हो गया? इसमें इफ क्लॉज ये वाला हो गया, ये वाला इफ क्लॉज हो गया, रे नॉन इफ क्लॉज। ये इफ क्लॉज हो गया और ये नॉन इफ क्लॉज हो गया। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस में 90% यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो प्रकार का होता है, इससे मैंने आपको समझाया है। ये बहुत सारे वर्ड है, कंडीशनल वर्ड है कुछ, जो मैं आपको लिखवाऊंगा। तो इसको कैसे पढ़ना है? इसमें तीन शर्त होती है। क्या होती है दोस्तों? तीन शर्त, क्योंकि कंडीशनल नाम ही कंडीशनल है तो इसमें कुछ ना कुछ शर्त होंगी ही। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल आपको बताया है कि इसे कंडीशनल बोलेंगे, इफ क्लॉज से नॉन, जिसमें इफ लगा हो उसे इफ क्लॉज बोलेंगे, जिसमें इफ नहीं लगा हो उसे नॉन इफ क्लॉज बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम जैसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या इफ क्लॉज, क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? इफ क्लॉज। अब जैसे मैंने कंडीशनल बनाने के लिए कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? कंडीशनल बनाने के लिए दो सेंटेंस का होना जरूरी है, दो सेंटेंस होना जरूरी है।
सॉरी 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 सॉरी, 2 क्लाउज होना जरूरी है। क्या 2 क्लाउज होना जरूरी है। पहली कंडीशन ये है, मैंने 3 कंडीशन लिखवाई थी। दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन के साथ में कंडीशनल के साथ, समझ गए? कंडीशनल मतलब कंडीशनल वर्ड, कंडीशनल के साथ में कभी भी शैल, विल, कैन आदि मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते। देखो फर्स्ट कंडीशन समझ गए, कंडीशनल बनाने के लिए 2 क्लास का होना जरूरी है। अब कंडीशनल के साथ में शैल, विल, कैन आदि मॉडल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे इफ ही विल कम, आई विल हेल्प हिम। दूसरा मैंने लिखा इफ ही कम्स, आई विल हेल्प हिम। अब देखिए दोस्तों, इसमें पहले वाला सही है गलत? इसमें देखो यहाँ पे इफ कंडीशनल वर्ड है, इसके साथ में किसका प्रयोग हो गया? विल का। और मैंने बता रखा है शैल, विल, कैन, मस्ट, मे, माइट, जो जितने भी मॉडल है इसके साथ में कंडीशनल वर्ड के साथ में इनका प्रयोग क्या नहीं करते, इसलिए गलत है। तो क्या इसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट सिंपल का दोस्तों। किसका? प्रेजेंट सिंपल का। इसलिए ये सही है, ये गलत है। ध्यान रखना है, कोई भी कंडीशनल वर्ड आ जाए तो किसका प्रयोग? मॉडल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अच्छे ध्यान में रखना है। ये 2 कंडीशन हो गई है ना, इनको ध्यान में रखना है बस। एग्जाम में यही गलती करता है, एग्जाम में यही एग्जामिनर गलतियां देता है। तीसरा है एक सेंटेंस में 2 बार शैल, विल, मतलब और खूब सारे शैल, विल, जितने भी मॉडल है सभी शैल, विल, अर्थात किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं करते। तीसरी कंडीशन क्या है? एक सेंटेंस में 2 बार शैल, विल, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट जितने भी हैं मॉडल, अर्थात किसी का भी मॉडल का प्रयोग नहीं करते। कितनी बार? 2 बार। ध्यान में रखना है, क्या नहीं करना है? एक सेंटेंस में 2 बार, एक सेंटेंस में 2 बार शैल, विल का या फिर कोई मॉडल का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब चौथा कंडीशन है कंडीशनल सेंटेंस या तो फ्यूचर होगा, फ्यूचर में होगा, या पास्ट में होगा। ध्यान रखना है, पास्ट में होगा। कैसे? कंडीशन 2 में तो बनेगी, यदि वह आता तो, यदि वह पढ़ता तो पास होता, यदि वह आता तो मैं उसकी मदद करता। समझ में आ गया? ये होगा पास्ट। फ्यूचर में वह आएगा तो मैं उसे पैसे दूंगा, यदि वह आएगा तो मैं उसे पैसे दूंगा। तो समझ में आ गया? अब जैसे ऐसा थोड़ी कहेंगे यदि वह आ रहा है तो मैं उसको खाना खिला रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। या तो ऐसे होगा यदि वह आएगा तो मैं उसे खाना खिलाऊंगा, या यदि वह पढ़ा होता तो पास होता। तो समझ में आएगा? कंडीशनल सेंटेंस या तो फ्यूचर में होगा या पास्ट में, या तो पास्ट में या फ्यूचर में।
अब देखो, ये मैंने आपको लिखवा दिया है। कंडीशन, एक कंडीशन और है पांचवी, क्या? पांचवा, हिंदी में दो फ्यूचर टेंस, दो फ्यूचर एक साथ हो सकते हैं, लेकिन हिंदी में फ्यूचर एक साथ कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? दो। लेकिन अंग्रेजी में दो फ्यूचर एक साथ नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना है, ये बिल्कुल मैं डीप में आपको पढ़ा रहा हूँ। हिंदी में दो फ्यूचर एक साथ हो सकते हैं कि जैसे वह आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। अब अपना अंग्रेजी में ऐसे नहीं बोल सकते इफ ही विल कम, तो वही बात हो गई कि कंडीशनल आ गया ना, इफ का प्रयोग हुआ है तो उसमें शैल विल का प्रयोग नहीं करते। आगे वाले क्लास में हो सकता है, एक सेंटेंस में दो बार शैल विल का प्रयोग नहीं होता। वही बात इसमें है कि फ्यूचर एक साथ दो हो सकते हैं हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में दो फ्यूचर एक साथ नहीं हो सकते हैं। अब छठा, दो वाक्य बिना कोमा या बिना कंजंक्शन के नहीं जुड़ते हैं। समझे? जैसे दो क्लाउज है तो उनके बीच में या तो क्या चाहिए? कोमा। क्या चाहिए दोस्तों? कोमा। या क्या चाहिए? कंजंक्शन। दो वाक्य बिना कोमा या बिना कंजंक्शन के नहीं जुड़ते हैं। दो वाक्य बिना कोमा या बिना कंजंक्शन के नहीं जुड़ते हैं। ये मैंने कुछ डेफिनेशन लिखवाई है। अब देखिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे। कंडीशनल अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने बेसिक नॉलेज आपको बताई थी कंडीशनल सेंटेंस के लिए। अपन इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं पहले, उसके बाद एग्जांपल करते हैं। तो ध्यान क्या रखना है? पहला, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, ठीक है, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। बस ये ध्यान रखना है। इसको अपन क्रॉस भी कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल। शैल विल के साथ में दोस्तों और क्या क्या आ सकता है? कैन, मस्ट और मे, ये भी आ सकते हैं। कैन, मस्ट और मे भी आ सकता है, ये ध्यान रखना है। शैल विल कैन मस्ट या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या अदर वर्ड। अपन ऐसे कर सकते हैं, शैल विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, इधर लिख देंगे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। अगर ऐसा है तो हमारा वाक्य बिल्कुल सही है। जैसे इफ यू will read, you will pass, you will pass। अब देखिए दोस्तों, ये सही है गलत है? देखो इफ, ये क्या है? इफ यू विल रीड, यदि तुम पढ़ोगे तो यू विल पास, तुम पास होगे। तो मैं बता चुका हूं, इसमें पहला तो ऐसे ध्यान रखना है
किसी भी सेंटेंस में दो बार शैल विल का प्रयोग नहीं करते, दो बार मॉडल का प्रयोग नहीं करते, तो ये गलत है। कौन सा गलत है? अब दो बार विल आ रहा है तो इसका मतलब ये सेंटेंस गलत है, मुख्य ध्यान रखना है बस। अब गलत का है तो देखो मैं बता चुका हूं, कभी भी कंडीशनल वर्ड, मैं आगे डिटेल दे रहा हूं, इफ आ गया तो इसके साथ में किसका प्रयोग नहीं करेंगे? विल के साथ में। ये इफ क्लॉज है ना, इफ क्लॉज। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे हो सकता है कि क्यों अपने गारंटी लिए खाली इफ क्लॉज की, तो इफ क्लॉज तो यहाँ खत्म हो गया ना, यहाँ से दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, यू विल पास। तो इफ के साथ में क्या है? विल। तो ये क्या है? गलत। सही क्या होगा? सही क्या होगा? इफ यू रीड, यदि तुम पढ़ते हो, यू विल पास। अब आप कहेंगे सर इसमें तो विल आ रहा है, तो विल आ रहा है तो दूसरा दोस्तों ये सेकंड क्लॉज हो गया ना, ये सेकंड क्लॉज हो गया। देखो कोमा है ना, कोमा है, तो इफ के साथ में तो शैल विल नहीं है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इफ है। इसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें है, V1 है, ये V1 है। V5 कब आता? जब अपना सब्जेक्ट क्या होता? सिंगुलर। तो V1 आ गया, उसके बाद में सेकंड क्लॉज यू विल पास, तो ये सही है। ऐसे नहीं आकर के जैसे ऐसे आता यू विल पास इफ यू रीड, ये ऐसे भी आ सकता है। तो देखो इफ क्लॉज इसमें यहां स्टार्ट हो रहा है, यू विल पास मतलब तुम पास होगे, इफ यू रीड यदि तुम पढ़ते हो, यदि तुम इसका सेंस निकलेगा यदि तुम पढ़ते, तो यदि तुम पढ़ोगे क्या निकलेगा? यदि तुम पढ़ोगे। तो हिंदी में दोनों एक साथ निकाल सकते हैं सेंस, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? यदि तुम पढ़ते हो तो पास होगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास होगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके साथ में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ध्यान रखना आपको कि इसके साथ में शैल विल का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखना है। ना कैन का होता, ना मस्ट का, मतलब किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं होता इसके साथ में, मतलब कंडीशनल वर्ड के साथ में। तो देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों वो लिस्ट आपके सामने आ चुकी है जिसके साथ में हमें शैल विल का प्रयोग नहीं करता है। देखिए दोस्तों मैंने बता दिया था कि कंडीशनल वर्ड के साथ में शैल विल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए दोस्तों वो कौन कौन से वर्ड हैं, कंडीशनल वर्ड हैं, जो सभी जो कंडीशनल वर्ड है मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो कि लगातार 15-20 सालों से एग्जाम में यही पूछे जा रहे हैं, आपको बहुत सुविधा होगी। जैसे इफ है इसका मतलब यदि, व्हेन का मतलब जब, व्हेन ईयर मतलब जब कभी, व्हेन ईयर मतलब जब कभी, व्हाट ईयर जो कुछ भी, टिल और एज लॉन्ग एज मतलब जब तक, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, इवन इफ मतलब चाहे, व्हेन ईयर का मतलब चाहे जो भी हो, जब तक नहीं, अनटिल और अनलेस मतलब जब तक नहीं, एक नेगेटिव वर्ड है। अनटिल और अनलेस के साथ में नोट का प्रयोग भी नहीं करते हैं, ये भी ध्यान देने वाला योग्य है। अनटिल का मतलब जब तक नहीं, अनलेस का मतलब भी जब तक नहीं, इनके साथ में नोट का प्रयोग भी नहीं करते हैं। एज सून एज जैसे ही या जो ही, वेयर ईवर दोस्तों क्या है? वेयर ईवर मतलब यदा कहीं, जहां कहीं। तो ये वर्ड्स है, इनके साथ में सब्जेक्ट और शैल विल और V1 अदर वर्ड आता है, क्या होगा? गलत। इस क्लास के साथ में शैल विल का प्रयोग नहीं करते, तो किसका करेंगे? ये शब्द आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 का प्रयोग कर सकते हैं। और आने वाले क्लॉज में किसका? शैल विल या कोई भी मॉडल हो, कोई भी मॉडल जैसे शैल विल हो, कैन हो, मे हो, ठीक है, और मस्ट हो, इनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इन शब्दों के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो किसका प्रयोग करेंगे? वुड, शुड, कुड और माइट, चार का करना है बस, वुड, शुड, कुड और माइट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद एक एग्जांपल है, वी शैल वेट टिल शी कम,
वी शैल वेट, हम इंतजार करेंगे टिल सी कम, तो ये सही है। यहाँ पे टिल आ रहा है दोस्तों, इसमें ये टिल आ रहा है, तो ये कंडीशनल वर्ड है। उसके बाद में प्रेजेंट सिंपल आ रहा है, इसमें बता चुका हूं मैं कि इसके साथ में V1 या V5 आ सकता है। टिल, यहाँ पे टिल आ गया और विल आ रहा है यहाँ पे सी विल कम, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये कंडीशनल वर्ड जितने भी है इनके साथ में शैल विल का प्रयोग नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। किसका? शैल विल का प्रयोग नहीं करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आप देख नहीं पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।